नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और स्वागत है आपका घंटी बजाओ के आज के इस खास अंक में। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तेजी से अपने पांव पसार रहा है। भारत में भी इसके मरीज मिलने शुरू हो गए हैं और एक हफ्ते में जिस तरह इसमें 500% से भी ज्यादा का उछाल आया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ऐसे में देश के 5 राज्यों में जिस तरह चुनावी रैलियां की जा रही हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी घंटी बजाने की जरूरत है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर की जिम्मेदार रैलियों की घंटी बजाओ। और जरा याद कीजिए, फरवरी महीने से पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी जैसे राज्यों के चुनाव हुए थे। तब भी चुनाव पूरा होते होते पूरा देश कोरोना की सबसे भयानक दूसरी लहर को भुगतने लगा था। इस बार भी क्या हम ऐसा ही होने दे सकते हैं? आप अभी घंटी बजाइए 8422 840000 पर। और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं रियल टाइम रिपीट हो रही भयानक हिस्ट्री की पूरी खबर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पिछले साल की हैं, जब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने पूरे देश में तबाही मचा दी थी। तब की ही ये तस्वीरें देख लीजिए। पिछले साल इस तरह हो रही थी रैलियां। भयानक भीड़ जुटाने वाले नेता तब खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हीं की वजह से जनता त्रस्त हो रही थी। डेल्टा ने देश में तबाही मचाई थी। तब भी 5 राज्यों के चुनाव थे। जिस तरह कोरोना ने नाम बदला, उसी तरह सिर्फ राज्यों के नाम बदले हैं। इस बार ओमिक्रॉन है तो नेता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में रैलियां कर रहे हैं। ना उनके तेवर बदले, ना तरीका। 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य तेल भी हम उपलब्ध करवाएंगे हर गरीब को। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। दिल्ली, मुंबई और देश के कई हिस्सों में पाबंदियां भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मजाल है, चुनावी राज्यों में हो रही रैलियों पर कोई लगाम लगी हो तो आखिर किस अधिकार से एक नेता एक राज्य में या केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक चिंता जताती है, एक फैसला लेती है और चुनावी राज्यों के लिए उसी वक्त कोई फैसला नहीं लिया जाता, रैलियों को बदस्तूर जारी रखा जाता है। तो हमने इस मुद्दे पर हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की और राजनीति के जानकारों से भी। उन्होंने क्या कहा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह पिछली कोरोना लहर रैलियों पर सवार होकर आई। इस बीच आप तीसरी लहर लाने वाली रैलियों की घंटी बजाते रहिए। 8422 840000 पर मिस्ड कॉल जरूर करें। अब जरा देखिए ये आंकड़े। बंगाल में चुनाव के पहले चरण यानी 27 मार्च को वहां कोरोना के सिर्फ 812 केस रोजाना आ रहे थे। रैलियों और चुनावी सभाओं की वजह से बंगाल चुनाव के रिजल्ट आते आते सिर्फ 35 दिनों में आंकड़ा बढ़कर 17,515 प्रतिदिन हो चुका था। इस दौरान हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हमने ये आंकड़ा सिर्फ एक राज्य का रखा है, वैसे सारे राज्यों का हाल यही रहा। केरल में तो कोरोना की सुनामी लंबे वक्त तक और अभी तक जारी है। और हालात सिर्फ पश्चिम बंगाल या केरल के ही नहीं बिगड़े, बल्कि पूरे देश में डेल्टा ने मौत की बरसात कर दी थी। ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं, लेकिन अगर केस बढ़े तो पूरे देश में तीसरी बार तालाबंदी की नौबत आ सकती है। ऐसे में रैली रोकना जरूरी है, भीड़ बढ़ाना सही नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना गलत है। ये सिर्फ हम नहीं, हेल्थ से लेकर राजनीति तक के एक्सपर्ट बता रहे हैं। वैक्सीन लगवा ली आपने? जी ध्यान लगवा ली। अच्छा, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे आप लोग? तो मास्क तो हमारे मास्क जो है जेब में है और मास्क की जरा सांस हमारी जरा रुक रही थी, इस वजह से हमने जो है मास्क नहीं लगाया। ये बताइए, आप मास्क नहीं पहने हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कोरोना का? नहीं है मास्क, तो पहने क्यों नहीं? लगा रहे हैं। कोरोना भीड़ भाड़ में ज्यादा फैलता है, इसके लिए रैलियां किस तरह जिम्मेदार होती हैं। एक तरफ जनता को
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी वैज्ञानिक पाबंदियों की बात बताई जाती है और दूसरी तरफ रैली और रोड शो चल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आखिर एक हेल्थ एक्सपर्ट पर क्या बीतती है, ये देखकर आप खुद सुन लीजिए। अभी से एक चेतावनी है और हमारा एक्सपीरियंस सेकंड वेव का बहुत बुरा है। प्लीज थर्ड वेव को बचा लें, इसको उतना भयानक ना होने दें। ये अवॉइड कीजिए मास्क गैदरिंग, अवॉइड कीजिए रैली। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज टू स्टे, उसको जरूर फॉलो कीजिए। वैक्सीनेशन कीजिए। अभी हमारे बूस्टर डोज की भी घोषणा कर दी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। बच्चों को भी वैक्सीनेशन की जरूरत हो चुकी है। एंड अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स की जिससे कोविड को फैलने से मदद मिले। हमें कोविड से लड़ना है, मिलकर लड़ना है। जिस तरह कोरोना की डेल्टा लहर रैलियों और जमावड़ों पर सवार होकर आई थी, उसी तरह ओमिक्रॉन भी तीसरी लहर के तौर पर हमारे सामने खड़ा है। ऐसे में तीसरी लहर जो है वो दूसरी लहर का रियल टाइम रिपीट है। वैसी ही भयावह स्थिति दोबारा देखने को मिल सकती है। फर्स्ट वेव से सेकंड वेव खतरनाक थी, अब थर्ड वेव आने वाली है। और ओमिक्रॉन के बारे में खूब मालूम है हमारे लोगों को कि ये 3 गुना जल्दी फैलता है डेल्टा से। सो स्प्रेड विल बी इवन फास्ट। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के सबसे विनती है टू एवरीवन कि प्लीज अवॉइड मास्क गैदरिंग। ये रैलीज अवॉइड कीजिए, बचाएं। जिस तरह से कोविड फैल रहा है उसको फैलने से बचाएं। ओमिक्रॉन संक्रामक ज्यादा है, घातक कम, लेकिन इसकी संख्या बढ़ने से देश के स्वास्थ्य सिस्टम पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा, ये तो तय है। आपका अगर केसेस का नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हेल्थ केयर सिस्टम आपका स्ट्रेच होगा। खुदा न खास्ता अगर हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, इन्फेक्ट होना शुरू हो गए, देन हाउ आर यू गोइंग टू कवर इट, हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट देम। सो प्लीज अवॉइड कीजिए, प्रिकॉशन ही है। जब तक ये कोविड हमारे साथ है, हमारे को ये सोच के चलना है कि वी हैव टू सर्वाइव, वी कैन एंजॉय आफ्टरवर्ड, वी कैन डू ऑल द थिंग्स आफ्टरवर्ड। डेल्टा लहर की तबाही तो आपको याद होगी, उसके आने से पहले भी इसी तरह रैलियां, रोड शो और जमावड़े हुए थे। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर भी आ चुकी है, फिर रैलियां और रोड शो जारी हैं। ये राजनीतिक मजबूरी है या सरासर मनमानी? मुझे लगता है सरासर मनमानी है, राजनीतिक मजबूरी नहीं हो सकती। सरकार को राजनीति थोड़ा साइड को रहना चाहिए। हर चुनाव जीतना भी जरूरी नहीं है और चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। जिनके लिए चुनाव करते थे वो लोग जिंदा नहीं रहे तो क्या फायदा। क्या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए रैलियां करना नहीं छोड़ रही कि उन्हें चुनावी नुकसान हो जाएगा? डेल्टा लहर की वजह होने के बावजूद लोगों ने राजनीतिक नाराजगी नहीं दिखाई। क्या इसी से इन पार्टियों का हौसला बढ़ता है मनमानी करते हुए रैलियां करने का? ये तो तय है कि डेल्टा लहर के बाद ओमिक्रॉन लहर को लाने में भी राजनीतिक पार्टियों का यही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि जब रैलियों में भीड़ जुटाई जा सकती है तो हम मास्क क्यों पहने, हम पार्टी क्यों ना करें, हम ही पर पाबंदी क्यों, और इस तरह बीमारी फैलती जाती है। राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को रोल मॉडल बनना चाहिए। क्या रैलियां करके जनता में वो गलत संदेश नहीं दे रहे? उदाहरण के लिए केजरीवाल दिल्ली में पाबंदियां लागू कर रहे हैं और पंजाब में रैलियां। योगी आदित्यनाथ रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन में रैलियां करते हैं। जब राजनीति आप करते हो तो आप ये नहीं कर सकते हो कि सिर्फ बीजेपी वाले ही रैली कर रहे हो, कांग्रेस वाले या समाजवादी या बीएसपी या लेफ्ट वाले चुपचाप बैठे। उन्हें भी फिर मैदान में तो उतरना पड़ता है, नहीं तो लोग कहते हैं कि मैदान में काम। तो ये आयोजन बंद करना चाहिए। मात्र नाइट कर्फ्यू लगाने से ये लिप सर्विस हो गई। वायरस क्या रात रात को निकलेगा, दिन में नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो देख लिया आपने, सुन लिया, नेताओं से आम लोगों को कितनी कम उम्मीदें हैं। ऐसे में ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एहतियात बरतें, हम मास्क पहने, हम रैलियों में न जाएं, हम भीड़ न लगाएं। तो आत्म सुरक्षा के इसी नोट पर घंटी बजाओ की इस पहली पेशकश को करते हैं पूरा, और अगले हिस्से में भी आपको मिलेगा मौका घंटी बजाने का, क्योंकि तीसरी लहर में फंस गई मुंबई। आप जब भी घंटी बजाते हैं आवाज दूर तक जाती है और सिस्टम के कान तक पहुंच जाती है। ऐसा ही हुआ है दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट के साथ, जहां लग रही भीड़ की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और उसे लेकर आपने खूब घंटी बजाई। घंटी बजाओ का असर यह हुआ, आप तस्वीरों के जरिए देखिए।
बेतहाशा भीड़ नजर आ रही थी मार्केट में, लेकिन अब लगातार पुलिस की सख्ती के बाद जो असर है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा कोई शख्स मार्केट में नजर नहीं आएगा कैमरा की नजर दौड़ाने के बावजूद जिसने मास्क ना पहना हो। हालांकि भीड़ जो है वो भी पिछले कुछ दिनों से कम हुई है, लोग यहाँ पर आपको कम नजर आएंगे। आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। क्या कोरोना की तीसरी लहर में फंस गई है मुंबई? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई में कोरोना के साथ साथ बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन का भी विस्फोट हो गया। पॉजिटिविटी रेट डबल से ऊपर पहुंच गया। इसके साथ एक और नया खतरा भी मुंबई में नए साल पर मंडरा रहा है। आप रिपोर्ट देखिए और सावधान हो जाइए। मुंबई के बांद्रा का जो इलाका अब कड़े पहरे और पाबंदियों में घिरा दिख रहा है, जहां रोशनी के बीच भी अब लोग बहुत कम दिख रहे हैं, न शोरगुल है न अंदर जाने की किसी को अनुमति। जबकि एक दिन पहले इसी जगह बेहिसाब रोशनी के बीच लोगों का भारी जमावड़ा दिख रहा था। लोग लगातार पहुंच रहे थे, सेल्फी निकाल रहे थे, हर तरफ शोर शराबा था। सवाल है कि बांद्रा की ये तस्वीर सिर्फ कुछ घंटों में आखिर कैसे बदल गई? क्या तीसरी लहर में फंस गई मुंबई? कई सारे लोग 25 दिसंबर से लेकर कल तक यहाँ पे पहुंचे थे और कल जब एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि 4 से 5 हजार लोग इस बांद्रा वंडरलैंड में थे, यहाँ पर मौजूद थे। ये सारे लोग जो हैं कल उन्हें नीचे जाने की अनुमति थी, लेकिन आज इन सभी लोगों को बाहर से ही देखने की अनुमति दी गई है। वो बाहर से ही इस लाइटिंग्स का जो है लुत्फ उठा सकते हैं, ये जो नया डेकोरेशन है उसका लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुंबई के दूसरे हिस्से की तस्वीर, जिसमें बड़े ट्रक और टेम्पो दिखते हैं, इनसे बिस्तर, गद्दे, तकियों समेत बहुत सारा सामान उतारा जा रहा है, बड़े हॉल और कमरों में पहुंचाया जा रहा है। ये तैयारी मुंबई में अचानक किस लिए हो रही है? क्या तीसरी लहर में फंस गई मुंबई? मुंबई के घाटकोपर इलाके में हूं और घाटकोपर इलाके में एन वार्ड की तरफ से ये देखिए एक बड़ी सी वैन आई हुई है और उसमें जो साजो सामान है उसे एक उतारकर हॉल में रखा जा रहा है। इसमें गद्दा है, तकिया है। दरअसल ये पूरा सेटअप एक क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए किया जा रहा है। मुंबई में धारा 144 पहले ही लगा दी गई थी, शर्तों के साथ पाबंदी बढ़ा दी गई थी, पर अब शर्त भी खत्म हो गई है। बाहर तो किसी तरह का जश्न होगा ही नहीं, घर और इमारतों की छतों पर भी अब कोई पार्टी नहीं कर पाएगा। मुंबई से जुड़े इन फैसलों की जानकारी खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री एबीपी न्यूज को देते हैं। कोई बड़ी पार्टी नहीं होना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए, उनके भले के लिए हम कर रहे हैं। अगर इसका कुछ नहीं मानेंगे तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या कोरोना की उस तीसरी लहर में फंस गई मुंबई, जिसके आने की चेतावनी बीते कई हफ्तों से लगातार दी जा रही थी? भीड़ है, उस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल मुंबई में जो कोरोना के मामले हैं बढ़ क्यों रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा सोचने वाली बात और गंभीर बात यह है कि इस भीड़ में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मास्क नहीं पहनते हैं। अभी ओमिक्रॉन का और कोविड का खतरा बढ़ रहा है और देश में बढ़ने से पहले ही यूरोप में और अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। आज लंदन में करीबन 1.25 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई शहर में भी अगर हमने सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो एक महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख केसेस भी आ सकते हैं। सवाल बड़ा है और खतरा भी।
और इसी खतरे से बचाने के लिए मुंबई में सख्ती का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। लेकिन क्या सख्ती असर दिखा रही है? क्या मुंबई वासी पहले से ज्यादा सावधान हो रहे हैं? और सरकार किस तरह तैयारियों को तेज कर रही है, ये सब बताएं। उससे पहले महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना का अपडेट जान लीजिए। 30 दिसंबर तक भारत में कोरोना के एक्टिव केस 82,402 हैं, जिनमें 17,000 से ऊपर एक्टिव केस के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। और सबसे नए मामले मुंबई से ही सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं और गवाही पिछले 7 दिनों के आंकड़े देते हैं। 24 दिसंबर को मुंबई में 683 केस मिले, 25 दिसंबर को 757, 26 दिसंबर को 922, 27 दिसंबर को 809 केस, 28 दिसंबर को 1377 केस, 29 दिसंबर को 2510 और 30 दिसंबर को फिर कोरोना विस्फोट हुआ जब 3,671 नए केस मिल गए। अब नया साल बहुत करीब है, खतरा बड़ा हो गया है, सावधानी अब भी उतनी ही नहीं दिख रही, तो आशंका है कि कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसीलिए मुंबई में पाबंदियों के साथ पहरा और निगरानी बढ़ गई है, जैसा कि बांद्रा के वंडरलैंड के बाहर की ये ताजा तस्वीर भी बताती है। लेकिन यहां लोग सवाल भी उठाते हैं। जब एबीपी न्यूज़ ने इस बारे में सवाल उठाया तब आज उसका जवाब सामने आया। जो राज्य सरकार है, बीएमसी है, उनकी नज़र बांद्रा वंडरलैंड पर हो रही भीड़ पर गई और उसके बाद यहाँ पर सामने जो लोग खड़े हैं एक नया नियम लागू कर दिया। आप यहाँ पे मेरे तरफ देख सकते हैं, ये सारे लोग जो हैं, कल उन्हें नीचे जाने की अनुमति थी, लेकिन आज इन सभी लोगों को बाहर से ही देखने की अनुमति दी गई है। वो बाहर से ही इस लाइटिंग्स का जो है लुत्फ उठा सकते हैं, ये जो नया डेकोरेशन है उसका लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये कुछ इसलिए किया गया है ताकि भीड़ ना हो। कल हम लोग आए थे कुछ काम से, तो हमने देखा ये है और खुला था, तो आज हम लोग अपने बच्चों को लेकर आए, लेकिन आज ये बंद हो गया है। तो हम लोग गोरेगांव से आए हैं, ये पूरा बंद है, so it's really sad. आई थिंक इनको बनाया है तो इनको खुला रखना चाहिए। लेकिन सवाल मुंबई के लोगों पर भी कम नहीं है। अलग अलग इलाकों की नई तस्वीरें देखिए। मैं हूँ फिलहाल मुंबई के दादर जो मार्केट है, स्टेशन का परिसर है, उस इलाके में हूँ। यहाँ पर जितनी भीड़ है उस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल मुंबई में जो कोरोना के मामले हैं बढ़ क्यों रहे हैं। नेता लोग को भी अभी पाबंदी में रहना चाहिए ना, जैसे हम रहेंगे वैसे उनको भी रहना चाहिए घर में ना। वो भी क्यों बाद में निकल रहे हैं प्रचार करने के लिए, भीड़ करने के लिए? भीड़ तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग किधर कर रहे हैं? हम लोग बाहर नहीं जाते, बाहर वो लोग जाके कोरोना लेके आते हैं, हम लोग तो इधर ही रहते हैं मुंबई में। हम इस वक्त हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन के बाहर। आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी बसेज हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। किस तरह से लोग जो है बसों में चढ़ रहे हैं। सर, भूखे मरने से अच्छा कोरोना से मर जाए, सही बात है, क्योंकि काम ही नहीं है, घर में एक ही इंसान कमाने वाला है, तो क्या करेगा? भीड़ में जाना ही पड़ेगा ना। सख्ती और पाबंदियों के बावजूद ऐसी ही भीड़ और लापरवाही का नतीजा है कि मुंबई का पॉजिटिविटी रेट जो बुधवार को 4% था, वो 24 घंटे में सीधे 8.5% पर पहुंच गया। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ जो कोरोना टास्क फोर्स की बैठक हुई उसमें भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई और जिस तरह का प्रेजेंटेशन राज्य के मुख्यमंत्री के सामने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दिया उसने सरकार के कान खड़े कर दिए और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में सरकार किसी बड़े फैसले जो है वो ऐलान कर सकती है। खासतौर से होटल्स, रेस्टोरेंट, बार हो या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निश्चित तौर पर कड़े लॉकडाउन को लेकर चिन्हित जो है वो सरकार यहाँ पर कर रही है। 2 दिन में आंकड़ा डबल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ाने वाली बात है। निर्बंध के बारे में जो चर्चा हुई उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय लेंगे। जानकारों का दावा है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट इसलिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि कई मामले असिम्प्टोमेटिक मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज को यह समझ नहीं आता कि वो संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। जब तक संक्रमित होने की पुष्टि होती है तब तक ऐसे लोग कई और लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि कोरोना मामलों में हर दिन बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। चिंता की बात यही है, अगर कोरोना बम ऐसे ही फूटता रहा तो हालात मुंबई में फिर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यही वजह है कि सरकार और बीएमसी की तरफ से तैयारियां भी अचानक बहुत तेज हो गई हैं।
हम मुंबई के घाटकोपर इलाके में हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके का ये सर्वोदय हॉल है, जिसे एक हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। आज ही से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। यह हॉल काफी दिन तक बंद था, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर से इस हॉल को हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। साफ सफाई कर एक बार फिर से यहाँ पर हॉस्पिटल की शक्ल दी जा रही है। इसमें कुछ दिन का वक्त लगेगा। मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर लाया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोरोना मरीजों को यहाँ क्वारंटीन किया जा सके या फिर यहाँ उन्हें उचित इलाज दिया जा सके। साथ ही साथ यहाँ डॉक्टरों की टीम तैनात होगी। ये हॉल का एक पहला फ्लोर आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से 2 अन्य फ्लोर हैं। कुल 500 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या और बढ़ाया जा सकता है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मुंबई में ये तैयारियां बताती हैं कि महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के खतरे को लेकर अलर्ट है। इस बीच मुंबई पर एक और नया खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों से अलर्ट मिला है कि खालिस्तानी आतंकी मुंबई में हमले की साजिश में हैं, जिसके बाद मुंबई के सभी पुलिसकर्मियों की 31 दिसंबर तक और साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई है। यानी मुंबई में अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षा है और कोरोना के साथ आतंकी खतरे से भी निपटने की दोहरी चुनौती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।